नमस्कार मित्रों, स्वैट टीम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको सुबह समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया गया था, तो आज मैं आपको इस पेपर का फुल एनालिसिस दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका हस्तलिखित उत्तर भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर इस पेपर पे चर्चा किया जाए कि कैसा यह पेपर होता है और कैसे हमें इसे लिखना होता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम कि इस पेपर का पूर्णांक क्या है। 100 नंबर का है और इसे आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट करना होता है। तो जब भी आप पेपर सॉल्व करने के लिए बैठे, तो आप कुर्सी और मेज पर बैठ कर 2.5 घंटे का अलार्म लगा लें, स्टॉप वॉच लगा लें, जो भी आपको लगाना है, और उसके बाद जो है वो आप आराम से इत्मीनान से बैठ के 2.5 घंटे के अंदर इसको सॉल्व करें। अगर आपको अगर आपका जो है वो राइटिंग स्किल जो है वो आपकी स्पीड कम है, तो आप उसको मेंटेन करें, कुछ रोज़ लिख के आप अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ा लीजिए। वैसे इसमें राइटिंग स्पीड की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। तो देखिए, जो ये आपका गद्यांश है, साहित्य मुर्दों को जीवन बनाने वाले संजीवनी औषधि के खान हैं। जिस प्रकार संजीवनी औषधि मुर्दों को जीवित बना देती है, उसी प्रकार साहित्य अपने प्रेरणा एवं संजीवनी शक्ति द्वारा मृत जातियों एवं राष्ट्रों में जीवन का संचार कर देता है। अब ये अंडरलाइन पार्ट जो है, आपको इसकी व्याख्या करनी है। आपको इस अंडरलाइन पार्ट की व्याख्या करनी है और व्याख्या के लिए आपको एक पेज मिलता है, उसके ऊपर आपको लिखा हुआ होता है कि ये जो भी आपका अंडरलाइन पार्ट है और उसको आपको व्याख्या करनी होती है। ठीक। सेकंड जो आपका नीचे है, आपका ये वह व्यक्ति केवल आत्मद्रोही नहीं बल्कि वह अपने सर्वनाश का कर्ता भी कहा जा सकता है। इसलिए आत्मघाती बनने से बचने के लिए हमें अपनी शक्ति के अनुसार सद साहित्य में वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, तो इन दो पार्ट्स की, तो इसमें अब हमारे पास कुल इस गद्यांश से कितने प्रश्न हो गए? 3। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो साहित्य जो उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, यहाँ पर साहित्य और जीवन हो सकता है, साहित्य और सृजनात्मकता हो सकती है। तो इस तरह का जो भी आपको एक पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद जो उपयुक्त लगता है, आप लिख सकते हैं। शीर्षक लिखते समय देखिए, हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि शीर्षक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, शीर्षक छोटा होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम शीर्षक में ही पूरी कहानी लिख देते हैं कि एक छोटा सा शीर्षक, मतलब कि बहुत लंबा शीर्षक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए शीर्षक जो है सटीक होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए जिस शब्द की चर्चा हो, यानी भाव से हम शीर्षक पकड़ते नहीं हैं। ठीक है, कोई भी गद्यांश है उसके भाव से हमें उस गद्यांश में क्या कहा गया ये पता चलता है, पर वो शब्द भी आना चाहिए। उसके बाद आपका गद्यांश का सारांश आता है। सारांश मैंने बार बार बताया है कि आपको 1/3 लिखना है। थोड़ा बहुत शब्द सीमा का उल्लंघन आप कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं। आपको वैसे बहुत ज़्यादा उसमें पेज भी नहीं मिलता है। जहाँ आपको मिलेगा वो ऊपर शीर्षक और नीचे जो लिखा रहता है गद्यांश, तो वो ज़्यादा आपके पास स्पेस नहीं रहता है। फिर उसके बाद आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। तो व्याख्या के लिए आपका लिखा रहता है और रेखांकित अंश कभी देखिए इसमें 1.5 पेज दे देते हैं या 1 पेज दे देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 पेज दे दे, पर व्याख्या सटीक होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। व्याख्या का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मार्ग से भटक के कुछ भी लिख दे रहे हैं। जो उसमें लिखा है उसको सटीकता से आप 1 पेज के अंदर कर दें और बढ़िया कंक्लूजन मतलब उसका निकाल दें जो उसमें कहा गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ये आपको एक सारणी दी है। तो इससे 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपको एक पत्र दिया होता है, पत्र को आपको सारणी के रूप में बदलना होता है, और कभी ये इस तरह की सारणी दी होती है, उसको पत्र के रूप में बदलना होता है। अब पत्र के रूप में आपको क्या बदलना है, जैसे आपने यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे दिए हैं, तो जब ये परिपत्र संख्या आपको ये यहाँ पर परिपत्र संख्या है, तो जब ये परिपत्र संख्या है तो जाहिर सी बात है कि हम जब यहाँ पे लेटर में लिखते हैं तो ऊपर हम परिपत्र संख्या डालते हैं आपके दाएं साइड में, तो दाएं साइड में आप इसको डाल देंगे। फिर ये आपका आता है मुख्य सचिव प्रेषक। तो आप जब बाएं साइड में लिखेंगे
कि प्रेषक, तो प्रेषक के नीचे कॉमा करके आप अब मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो भी आपका लिखे हैं आपको लिखना है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो भी मुख्य सचिव लखनऊ उत्तर प्रदेश, सॉरी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो जो पत्र भेजने वाला व्यक्ति है, ठीक है, सॉरी, जिसको पत्र भेजना है, ठीक है, जिसे पत्र भेजना है या जिनके लिए पत्र लिखा गया है वो है यहाँ पे वहाँ पे हम डालते हैं सेवा में। सेवा में हम अपने पत्र में लिखते हैं समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक। अब हमारा विषय जो है उसके नीचे हम विषय डालते हैं और फिर दिनांक डालते हैं। तो हम यहाँ पे जब विषय डालेंगे तो विषय में हम लिखेंगे प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को शासन दंड दिए जाने पर रोक के संदर्भ में, ठीक। तो हम आप और उसके बाद हम यहाँ पे दिनांक और स्थान लिखेंगे। ये पूरा मैं लिख के आपको बताऊंगी कि कैसे इसको पत्र के रूप में हमें परिवर्तित करना है। फिर उसके बाद जो है वो महोदय करके हमें ये जो आपका विषय है जिसका हमने सार लिखा हुआ है, ये सार चूँकि सारणी है तो यहाँ पे हम ज़्यादा बड़ा नहीं केवल सार लिख सकते हैं, तो इसको हम पत्र के रूप में इसको थोड़ा व्याख्या करके पूरा लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा होता है 15 नंबर का, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्कोरिंग है। अब इसके बाद हमारे आगे 3 तरह के लेटर। तो पहला, जब आपको पता है कि पहला जो लेटर होगा वो आपका सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र होगा, तो यहाँ पे आया है कि कुंभ मेला की जानकारी के संदर्भ में जिला अधिकारी को एक पत्र लिखें। तो अब ये पत्र को देखकर इसका प्रारूप समझ में आता है कि भाई हमें जिला अधिकारी को पत्र लिखना है, तो ये शासकीय पत्र का एक रूप है। तो हमें वही लिखना होगा शासकीय, मतलब कि आपका जो भी मतलब जो सरकारी पत्र का रूप है उसको सिंपल फॉर्म में जैसे हम लिखते हैं इसे लिख देंगे। उसके बाद यह है कि परिपत्र का प्रारूप लिखिए। तो आपको यहाँ पे केवल परिपत्र का प्रारूप लिखना है, प्रारूप प्रदर्शित करना है। प्रारूप में आपको कोई भी मैटर नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे आपको टॉपिक नहीं, कोई विषय नहीं दिया गया है, इसलिए आप केवल प्रारूप सिंपल लिख देंगे। फिर आपको दिया है कि कार्यालय आदेश की परिभाषा बताते हुए इसका प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, ठीक। इस तरह के प्रश्न आते हैं, पिछले बार भी आए थे। तो आप इसमें आपको 2 पेज 2.5 पेज या 3 पेज के करीब मिल सकता है। तो आप 1 पेज या आधे पेज में आप कार्यालय आदेश की परिभाषा बता देंगे, ठीक है, 2-3 पॉइंट्स में जो भी आप बताएंगे, और उसके बाद आप जो है वो इसका एक प्रारूप प्रस्तुत। अगेन यहाँ पे आपको कोई टॉपिक नहीं मिला है तो आप इसका केवल प्रारूप ही बनाएंगे, खाका बनाएंगे, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए आपका ये जो शब्द दिया है, ये इनका पर्सनल दिया है, पर्सनल मीन्स निजी होता है। फिर यहाँ पे दिया है पर्सुअल, पर्सुअल मीन्स अवलोकन होता है। रेवेन्यू मीन्स राजस्व होता है। वॉलेंटरी मतलब स्वैच्छिक होता है, और वेजेस मतलब होता है मजदूरी या वेतन। फिर यहाँ पे ये आपके 5 जो आपके वर्ड्स होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं, तो आपको ऑल ओवर इसमें 20 मार्क्स मिलते हैं, यानी ये भी आपका स्कोर आपको अच्छा दे सकता है। अब बकाया राशि जो है उसको ड्यू पेमेंट कहते हैं, पक्षपात को पार्शियलिटी कहते हैं, प्रतिसंहरण को यहाँ पे रिवोकेशन कहते हैं, और प्रतिवेदन को रिपोर्ट, और संदर्भ को रेफरेंस। देखिए शब्द बहुत सरल होते हैं, बस हमें उस समय याद नहीं आता है। प्रॉब्लम केवल याद करने वाली है कि हमें याद नहीं आता है। कभी कभी बहुत सिंपल सा शब्द होता है, पिछले बार जैसे आया था आपका ये कस्टमर, तो एक सिंपल सा है शब्द है, जो अगर आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन आपसे पूछ लिया जाएगा, वो आपसे सिंपल ही शब्द पूछते हैं, पर उस समय एग्ज़ाम की हड़बड़ाहट रहती है या कभी कभी कोई शब्द दिमाग में नहीं आते हैं, तो इसको लगातार प्रैक्टिस करने से ये आपके दिमाग में आने लगेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पे आपका मुहावरा है। मुहावरे का देखिए अर्थ और इसका आपको वाक्य प्रयोग करना होता है। तो तोता चष्म मीन्स होता है स्नेह रहित, जहाज का काग होना
का अर्थ होता है एकमात्र ठिकाना होना। ईंट के पीछे टर मतलब समय पर काम ना हो तो वो सब बेकार है। कोदो देकर पढ़ना अर्थात अल्प ज्ञान, और खून का सफ़ेद होना अर्थात दया का न रह जाना। फिर यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की आपको विस्तृत चर्चा करनी है, तो ये तो भाई हम उत्तर के माध्यम से ही दे सकते हैं कि इसको आपको बता सकते हैं। और इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं या किस प्रकार से कार्य करती है, तो इसका उत्तर आपको दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने टेस्ट प्रोग्राम की। तो टेस्ट प्रोग्राम की देखिए जो एक हमारा स्वेट का प्रीमियम बैच है, तो प्रीमियम बैच में हम आपको ये सुविधा देंगे कि प्रीमियम बैच में हम आपके लिए सारे टेस्ट पेपर आपको सेट करेंगे। आपके सभी टेस्ट पेपर के जो भी उत्तरोत्तर वृद्धि, जैसे आपने जो हमें आंसर राइटिंग करके दी है, उसको अपने विशेषज्ञों के माध्यम से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आरओ में, पीसीएस में, उनसे आपका जो है वो कॉपी चेक करवाएंगे, या फिर जो विशेषज्ञ जिन्हें अच्छे मार्क्स हिंदी में आते हैं उनसे आपकी कॉपी चेक करवाएंगे। और उनके द्वारा आपको पर्सनली ये सुझाव दिया जाएगा कि आपकी कॉपी में आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, और आपके जो भी टेस्ट प्रोग्राम है, टोटल जितने भी टेस्ट प्रोग्राम है, तो हर एक टेस्ट प्रोग्राम में आपको ये बताया जाए कि आपने कहाँ कितनी इम्प्रूवमेंट की है या नहीं की है। पर्सनल गाइडेंस आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको हर एक क्वेश्चन पेपर का आंसर दिया जाएगा, पीडीएफ के माध्यम से आंसर दिया जाएगा। आपको इसमें कम से कम 50 से 80 ऐसे दिए जाएंगे रिटन, ठीक है, जो आपको मतलब हाथ से लिखा हुआ ऐसे होगा, और ये गेस ऐसे भी हो सकता है। उसके अलावा ऐसे लिखने की, गद्यांश लिखने की, हिंदी के पूरे पेपर को सॉल्व करने की आपको एक टेक्निक बताई जाएगी, आपके अंदर खुद वो स्किल डेवलप कराई जाएगी। देखिए ऐसे का हमने प्लान ए और प्लान बी दोनों लेके हमें चलना है। प्लान ए में जो हम आपको ऐसे प्रोवाइड कराते हैं, सीधे सीधे फंस जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फंसता है तो वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंसेगा। तो अगर आपको किसी ऐसे में मुश्किल से बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, 100-200 शब्द ही पता है, तो आप उसको कैसे मतलब आपको उसके कुछ ही अंश पता है, फिर भी आपको उसको एक बेहतर ऐसे करके कैसे लिखना है। जैसे कि आप इसमें जब आपको ऐसे में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ आपके सामने ऐसे में स्कोर करने की बात नहीं रह जाती, फिर आपको ये होता है कि हम किसी भी तरीके से जनरल मार्क्स पा जाए, जिससे हम अदर सब्जेक्ट में जो है वो हिंदी में, रिटन में या फिर ऑब्जेक्टिव में नंबर खींच के हम अपना स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए हर एक पार्ट इसका ज़रूरी है। तो यहाँ ऐसे अगर आप स्कोरिंग नहीं तो कम से कम जनरल तो ज़रूर कराएं, ऐसा हम आपको प्लान बी के तहत बताएंगे। फिर हम आपको यहाँ पे समस्या समाधान आपका किया जाएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है उसको पर्सनली गाइड किया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन लाइव क्लास के माध्यम से लिया जाएगा, आपको हिंदी के सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इतनी आपको और डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इतना हम आपको प्रीमियम बैच में प्रोवाइड कराएंगे। फिर बात आती है यहाँ पे कि ये सेकंड जो है प्रीमियम बैच की फ़ीस तो 8,000 रुपये है, पर हम आपको डिस्काउंट के तहत जो है वो 3,999 लेंगे। फिर एक स्टार बैच है, स्वेट स्टार बैच के तहत आपको जो है वो वही 34 टेस्ट दिए जाएंगे, टेस्ट का मॉडल आंसर दिया जाएगा, जो कि प्रीमियम बैच में भी दिया जाएगा, और हम आपको प्रतिदिन अभ्यास भी करा देंगे, और वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको कुछ आंसर भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, सारे नहीं कुछ आंसर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और बाकी मॉडल आंसर भी देंगे, डेली प्रैक्टिस भी कराएंगे, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा जाएंगी। पर आपको नोट्स नहीं दिया जाएगा और ना ही ऐसे दिया जाएगा। आपको ऐसे का हम अभ्यास करा देंगे, जो हम टेस्ट पेपर में ऐसे आपको देंगे उसका हम आपको आंसर देंगे, उस ऐसे का जो है वो हस्तलिखित हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, पर हम इस जो 70-80 ऐसे जो हमारा होगा वो हम आपको इसमें नहीं देंगे। और स्वेट प्रैक्टिस बैच में केवल आपको ये जो स्वेट स्टार बैच है, इसमें आपकी कॉपी भी चेक होगी, और चेक होके आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा, एक वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि आपने कॉपी में क्या क्या गलतियाँ की हैं, अंडरलाइन करके। जैसे हम इस वीडियो में ये अंडरलाइन करके बता रहे हैं कि देखिए ये है, ऐसा है, उस तरह से ये देखिए यहाँ पे आपने गलती की है, इस तरह से हम उसमें आपको वीडियो के माध्यम से आपको एक भेजेंगे और बताएंगे कि देखिए आपने ये गलतियाँ की हैं। अब सपोज़ आपने एक आंसर राइटिंग की और हमें बताना है कि आपने क्या गलती की, तो हम कहेंगे देखिए आपका
आपकी कॉपी में ये आपने गलती की, इस जगह आप इम्प्रूवमेंट करिए, आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस तरह से आपका कॉपी चेक करके दिया जाएगा। उसके बाद आता है स्वैट प्रैक्टिस बैच। तो प्रैक्टिस बैच में आपको सिंपल है 24 क्वेश्चन आपको पेपर दिए जाएंगे, रिटेन ऑब्जेक्टिव दोनों, और उसके आपको मॉडल आंसर दिए जाएंगे। बाकी आपका डेली बेसिस पे जो टेस्ट पेपर चलेगा वो चलेगा। और फिर इसका जो फीस है ये है आपका 1599 रुपये। और स्वैट वेलफेयर बैच जो है वो पूरी तरीके से मुफ्त है। इसमें आपको क्या कहते हैं 14 टेस्ट दिए जाएंगे, डेली बेसिस के होंगे, कुछ फुल टेस्ट होंगे, ऐसे करके आपको दिया जाएगा। और जो भी है आपके इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड यहाँ पे भी आपकी जांच होती रहेगी। ठीक है, तो जिनको भी अपना एडमिशन कराना है वो जल्द से जल्द करा ले। जिनका देखिए कट ऑफ का तो सर अनुमान लगाते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आपको कुछ बता सकती हूँ, परंतु जिनका भी 125 तक बन रहा है वो तो बिल्कुल ही जो है वो बिल्कुल ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद मात्र 1 महीने का समय बचेगा, 1 से 1.5 महीने का। 1 से 1.5 महीने समय जो है वो इनफ नहीं होता है रिटेन, ऐसे और सारी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर किसी का 125 तक बन रहा है, 120 के ऊपर है तो भी, और 125 वाले तो बिल्कुल ही श्योर हो जाएं, और 120 के ऊपर वाले भी जो है, क्योंकि बहुत कम ही लोग 120 के ऊपर भी हैं, तो जनरल जिनका 120 के ऊपर है वो अपना प्रैक्टिस शुरू कर दे, एडमिशन ले ले और जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दें। उनको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है, वीडियो भी। और 17 तारीख से मेरी गद्यांश की क्लास भी शुरू हो रही है। मैं आपको यहाँ पे गद्यांश लेखन क्षमता विकास करने के बारे में बताऊँगी। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। स्वैट टीम हमेशा आपके मदद के लिए ये अवेलेबल है। नमस्कार।